चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है यूथ क्लास में, है ना। हम लोग जो है आज एक बहुत सारे मैसेज और फोन्स आए थे क्लास को लेके कि सर उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व करवा दो, है ना। बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे क्योंकि कई बच्चों के बंदी रक्षक हैं और फॉरेस्ट गार्ड हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि सर जो है व्यक्तित्व वाला करवा दें। मैंने आपको बताया था कि एक क्लास आज व्यक्तित्व वाली आएगी, तो उत्तराखंड में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आज व्यक्तित्व वाला जो है मुझे लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो करवा देना चाहिए, है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के नज़रिए से वो मैं करवाता रहूँगा, है ना। बाकी तो हम चल ही रहे, वो भी चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो हफ्ते में एक दिन जो है इम्पोर्टेंट का रहेगा, ठीक है, एक आध दिन जो है इम्पोर्टेंट का रहेगा। बाकी जो रेगुलर कोर्स है कोर्स चलता रहेगा, क्योंकि एक आध दिन आपको इम्पोर्टेंट भी मिल जाएगा, कोर्स मिलेगा, तो देन जो कहते हैं कि एक बैलेंस मिलेगा, ठीक है। आज देखिएगा हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख व्यक्तित्व की, प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी जिसे आप बोलते हो उत्तराखंड की। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेमस पर्सनैलिटी से, है ना। तो उत्तराखंड की फेमस पर्सनैलिटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला है बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था। नाम क्या है? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बद्रीदत्त पांडे, क्योंकि इन्हें कुर्मांचल केसरी बोला जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि कुर्मांचल केसरी की जो उपाधि है इनको कहाँ मिली थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1982 को कनखल में हुआ था, याद रखिएगा। कनखल जो है आपको पता होगा हरिद्वार में है, ठीक है। हरिद्वार के कनखल में हुआ था, लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा और सारा एजुकेशन बैकग्राउंड जो हुआ था वो अल्मोड़ा में हुआ था, और मूल निवासी अल्मोड़ा के ही है। तो जन्म पूछेगा तो कनखल में हुआ था 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार में। और स्थान पूछेगा कि इनका मूल स्थान कौन सा है, तो अल्मोड़ा। जन्म हुआ था कनखल में, यही आपको कंफ्यूजन जो है क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एक गौरा देवी का भी है, जिनका जन्म जो है गुजरात वाले राजकोट वाले एरिया में हुआ था और रहने वाली उत्तराखंड की है। और एक दूसरे पर्सनैलिटी ये मिले, ठीक है। देखिएगा बच्चों, बद्रीदत्त पांडे की बात करते हैं तो बद्रीदत्त पांडे जो है कुमाऊं की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय व्यक्ति हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सक्रिय व्यक्ति है ये कुमाऊं की राजनीति में। तो याद रखिएगा कुमाऊं की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय व्यक्ति है। देखिएगा ये पहली बार हमें जो है इनके दर्शन जो होते हैं 1913 में होते हैं, याद रखिएगा। 1913 में पहली बार इनके दर्शन होते हैं, जब अल्मोड़ा अखबार की कमान इनके हाथ में आती है, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार की कमान जब इनके हाथ में आती है। अल्मोड़ा अखबार जो होता है 1870 में 1871 में निकलता, सॉरी 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। इसी क्लब के सदस्यों के माध्यम से 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकलना शुरू हुआ, और 1913 आते आते इस अखबार की कमान बद्रीदत्त पांडे के हाथों में आ जाती है। तो जैसे इनके हाथों में कमान आती है तो ये अब जो है अंग्रेजी विचारधारा, इस टाइम पे आपको देखा होगा कि कुली बेगारी आंदोलन को लेकर उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पे जो है जागरूकता आ गई थी, समझ में आना। सबसे पहले आपने देखा होगा कि 1822 में हमें एक कुली बेगारी को लेकर इंडिकेटर मिलता है कि ट्रेल ने खच्चर सेना स्थापित की थी, है ना। उसके बाद 1827 में हमारे शहर लोहाघाट में जो व्यापारी थे, इन्होंने जो है यहाँ जो बंकर बन रहे थे इनके ब्रिटिशर्स, वहाँ कुली और वहां पे पत्थर देने से मना कर दिया था। फिर पिथौरागढ़ में भी हुआ, फिर अल्मोड़ा में भी हुआ, है ना। उसके बाद आपने देखा होगा कि 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में जो ग्रामीण थे 13, उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उनके खिलाफ अंग्रेजों ने दंडात्मक कार्रवाई की, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की, और 1904 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा किया था। उसके बाद 13-14 जनवरी, क्योंकि इस टाइम पे उत्तराखंड में उत्तरायणी का मेला होता है, और उत्तरायणी का मेला उत्तराखंड में 2 जगह होता है, एक बागेश्वर, एक उत्तरकाशी में, ठीक है। 1921 को जो होता है सरयू नदी के तट पे, याद रखिएगा, सरयू नदी के तट पे क्या होता है, कुली बेगारी को लेके जो बद्रीदत्त पांडे होते हैं उस पूरे ही आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कुली बेगारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे ने इसका नेतृत्व किया, और साथ ही इस आंदोलन को पूर्ण रूप से क्या किया, समाप्त कर दिया। कुली बेगार जो रजिस्टर से सरयू नदी पे बहा दिए। तो इसी जो आंदोलन में इनके नेतृत्व कुशल के लिए जो है इन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई।
तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो आपका बद्रीदत्त पांडे हैं उन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि कब दी गई? तो आपका सीधा आंसर होगा कुली बेगारी आंदोलन को नेतृत्व करके उसको समाप्त करने में उनकी जो भूमिका रही उसके द्वारा उन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई। 1913 में अल्मोड़ा अखबार इनके हाथ में आया। 1918 में, ठीक है, लोमस जो थे उन पे व्यंग लिखने पे इस अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। इसी के साथ यहीं पे इन्होंने 1918 में एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था शक्ति समाचार पत्र, है ना, 1918 में इसकी जगह ये निकाला। समझ में आया ना, ये याद रखेगा। तो बद्रीदत्त पांडे के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद याद रखेगा, इसके बाद इनकी आगे की घटना बताते हैं। इन्होंने ये अपने राजनीतिक जीवन में 5 बार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जेल गए थे, ठीक है, 5 बार जेल गए थे। और ये एक प्रकार से जेल जाना इस टाइम पे निर्वासित जीवन होता था। तो इसी जेल जाने के दौरान इनने जो है उत्तराखंड का कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी। समझ में आना, जेल निर्वासित दौरान के जीवन ही इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी थी। इसी प्रकार से आपको याद होगा तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने निर्वासित जीवन या जेल के यात्रा के दौरान जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी, आपको पता होगा। इन्होंने भी अपने इसी दौरान जो है कुमाऊं का इतिहास लिखी थी। और आपको पता होगा कुमाऊं का इतिहास इनकी 1937 में अल्मोड़ा से जो है प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कुमाऊं का इतिहास का अल्मोड़ा का प्रकाशन वर्ष तो 1937 में। इसके बाद बच्चों जो बद्रीदत्त पांडे है बताया जाता है कि इनको इनके जीवन काल में 2 स्वर्ण पदक मिले थे। क्या मिले थे? 2 स्वर्ण पदक मिले थे, ठीक है, इनको इनके जीवन काल में। हुआ क्या, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। इस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं JL नेहरू, वो पूरे भारत से आह्वान करते हैं कि चाइना ने जो है हम पे अटैक कर दिया है और हमारे राजकोष में कमी हो गई है। तो वो उस टाइम पे भारत के जो धनी लोग थे और जो समृद्ध लोग थे उनसे एक प्रकार से कह सकते हो कि मतलब आह्वान करते हैं या उनसे कहते हैं कि देश सेवा का एक मौका है, जिसके पास भी कुछ है तो वो सरकारी कोष में जमा कर सकते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे को उनके जीवन काल में 2 स्वर्ण पदक मिले रहते हैं। तो भारत चीन युद्ध के दौरान जो प्रधानमंत्री के आह्वान पर ये दोनों ही स्वर्णों को क्या कर देते हैं, राष्ट्रीय राजकोष में जमा कर देते हैं। और ये व्यक्ति जो होता है 1955 में जो है नैनीताल जो विधानसभा होती है उस टाइम पे तो यूपी का हिस्सा था, वहां से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रकार से बद्रीदत्त पांडे जो है काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है ना। तो ये इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखेगा। इसके बाद याद रखेगा हमारे दूसरे जो पर्सनैलिटी है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट अगली पर्सनैलिटी है। जन्म हुआ था 1934 में और कहाँ हुआ था? चमोली में, ठीक है, कहाँ हुआ था? चमोली में, याद रखेगा, लिख लीजिएगा, चमोली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बच्चों ये जो थे JP नारायण और विनोबा भावे एक आंदोलन से जुड़े होंगे, सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय आंदोलन से। तो उस आंदोलन से काफी प्रभावित थे और उस आंदोलन को फॉलो करते थे। तो उत्तराखंड में जो सर्वोदयी मंडल बनाया गया, ठीक है, उत्तराखंड का जो सर्वोदयी मंडल बनाया गया, ठीक है, इनके द्वारा, तो इसके संयोजक भी रहे हैं हमारे चंडी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा, क्या रहे हैं? संयोजक रहे हैं। इसके बाद इनकी जो इंटरेस्ट या रुचि बढ़ गई वो पर्यावरण क्षेत्र में बढ़ गई। इसके बाद इन्होंने 1964 में क्या किया? गोपेश्वर में, याद रखिएगा, चमोली का हेडक्वार्टर है गोपेश्वर, ठीक है, जो अलकनंदा में बाढ़ आई 1970 में। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है चमोली जिला में कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? गोपेश्वर बनाया गया। तो 1964 में गोपेश्वर में इन्होंने दसोली स्वराज मंडल की स्थापना की, याद रखिएगा, किसकी स्थापना की? दसोली स्वराज मंडल की स्थापना की। कब? 1964 में, कहां पे? गोपेश्वर में, ठीक है। इसके बाद इनका जो अगला मूवमेंट रहता है वो 1970 के आसपास में रहता है। चिपको आंदोलन को तीव्र, मतलब चिपको आंदोलन को गति देने के लिए ये दालियों का दालों का दुगड़िया नामक एक संगठन बनाते हैं 1970 के दौरान चिपको आंदोलन को मूवमेंट देने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके चंडी प्रसाद भट्ट थे उनके द्वारा चिपको आंदोलन को और गति या मूवमेंट देने के लिए किस संस्था की स्थापना हुई थी? आपका आंसर क्या होगा? दालियों का दुगड्डा, ठीक है। अब ये चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं और लगभग आपने देखा होगा कि मार्च 1974 में चिपको आंदोलन हुआ और जो यूपी सरकार थी उसने अपने आप को हाथ खड़ा कर दे और जो है गौरा देवी जो उसका नेतृत्व कर रही थी तो उनकी बातों को एग्री कर लिया। तो इस तरीके से इसी टाइम पे आपने देखा होगा 1972 के आसपास में पहला वर्ल्ड सम्मेलन होता है स्वीडन में, है ना। तो उसी वर्ल्ड सम्मेलन के दौरान क्या होता है,
कि जो आपका पर्यावरण दिवस है 5 जून, वो बनाने की घोषणा होती है। तो इस टाइम पे पर्यावरण को लेके पूरा जो आपका वर्ल्ड है वो थोड़ा अवेयर हो जाता है। तो इसी के चलते 1982 में, याद रखिएगा 1982 में फिलीपींस सरकार ने, याद रखिएगा, ठीक है, फिलीपींस सरकार जो है वो उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है रेमन मैग्सेस, ठीक है, उनका नाम ही रेमन मैग्सेस था। 1982 में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस। क्या था? रेमन मैग्सेस, ठीक है। तो रेमन मैग्सेस के नाम पे जो फिलीपींस सरकार है वो रेमन मैग्सेस अवार्ड देती है। 1957 से रेमन मैग्सेस अवार्ड देना शुरू हुआ और पहले रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले भारतीय जो थे वो थे विनोबा भावे, और सामाजिक क्षेत्र में इनको मिला था, है ना, सामाजिक क्षेत्र में इनको मिला था। याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेस जरूर फिलीपींस सरकार देती है, लेकिन उसको फाइनेंस जो है अमेरिका की रॉकफेलर जो संस्था है, एनजीओ है, वो देता है। समझ में आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो रेमन मैग्सेस अवार्ड है वो कौन सी सरकार देती है, तो फिलीपींस की सरकार अपने राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि में देती है, लेकिन उसको फाइनेंस कौन करता है, आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूयॉर्क की एक एनजीओ है रॉकफेलर संस्था, वो देती है, याद रखिएगा। समझ में आना, तो रॉकफेलर संस्था जो है वो इनको क्या करती है, फाइनेंस करती है, ठीक है। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड 1957 में देना शुरू हुआ। तो 1982 में पहले उत्तराखंडी थे जिनको रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में, 1982 में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बच्चों, इनको इसके बाद आगे चल के इनके लाइफ में बड़े ही अचीवमेंट है। इसके बाद इनको 1986 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है, पद्मश्री से नवाजा गया, लिख लीजिएगा। 1987 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। और 1987 में, याद रखिएगा, जो पर्यावरण क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्लोबल 500। क्या होता है? ग्लोबल 500। तो 1987 में इनको जो है पर्यावरण के सबसे बड़े अवार्ड ग्लोबल 500 से भी नवाजा गया 1987 में, ठीक है। तो इसके बाद इनको याद रखिएगा 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया, फिर, ठीक है, इनके पर्यावरण सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। कब? 2005 में, ठीक है। इसके बाद इनको 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ठीक है। इसके बाद 2013 में, याद रखिएगा, इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला। क्या मिला? गांधी शांति पुरस्कार। ये जो गांधी शांति पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय लेवल में दिया जाता है और 1995 से देना शुरू हुआ। इसमें जो इनाम राशि है आई थिंक 1 करोड़ के आसपास में है। समझ में आना। इसके बाद अभी हाल ही में 2019 में इनको 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया 31वां, किनको? 2019 में। तो अवार्डों की भरमार है। सबसे पहला अवार्ड जो मिलता है 1982 में, कौन सा? रेमन मैग्सेस। दिख रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, दिख रहा है। रेमन मैग्सेस मिलता है, जो फिलीपींस की सरकार इन्हें देती पर्यावरण क्षेत्र में। इसके बाद 1986 में पद्मश्री होता है, 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार मिलता है। इसके बाद इनको 2005 में भारत सरकार फिर पद्म भूषण देती है। 2011 में फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिलता है। 2019 में इनको 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। तो यहां से कोई भी पुरस्कार आपसे जो है आयोग पूछ सकता है, याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में, ठीक है। तो ये रहा आपका चंडी प्रसाद भट्ट का, एक प्रकार से कह सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है इससे बाहर नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगली पर्सनालिटी जो आती है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, जन्म होता है 1927। ये थोड़ा चंडी प्रसाद भट्ट से बड़े हैं, ठीक है, चंडी प्रसाद से बड़े हैं। तो इनका गांव जो है मरोड़ा गांव टिहरी में है। मरोड़ा गांव टिहरी लिखेगा, मरोड़ा गांव टिहरी में इनका जो है जन्म होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो जो सुंदरलाल बहुगुणा होते हैं वो टिहरी स्वाधीन आंदोलन से जुड़े होते हैं, उसके बाद नेशनल मूवमेंट से जुड़ते हैं और आखिरी तक ये पर्यावरण क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र में आ जाते हैं। इन्हें याद रखिएगा वृक्ष मित्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृक्ष मित्र। याद रखिएगा वृक्ष मित्र बोला जाता है। एक और है उत्तराखंड के वृक्ष मित्र, लेकिन वृक्ष मानव जो है उत्तराखंड के वृक्ष मित्र और वृक्ष मानव अलग अलग है। वृक्ष मानव जो है वो है विशेश्वर दत्त सकलानी। कौन है? विशेश्वर दत्त सकलानी, याद रखेगा, विशेश्वर दत्त
सकलानी को आपका जो बोला जाता है वृक्ष मानव बोला जाता है उत्तराखंड में। वृक्ष में तो 3-4 है, जिनमें से एक जो है सुंदरलाल बहुगुणा को भी बोला जाता है। समझ में आया ना। इसके बाद देखिएगा बच्चों, हम सुंदरलाल बहुगुणा की एंट्री देखते हैं। टिहरी बांध जो विरोध समिति होती है उसमें इनकी एंट्री होती है। टिहरी बांध विरोध समिति की, टिहरी बांध के लिए जो पहली बार आवाज उठाने वाली महिला होती है वो कमलेंदुमती शाह होती है। उसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में 1978 में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो विद्यासागर नौटियाल होते हैं उनकी अध्यक्षता में टिहरी बांध विरोध समिति बनती है 1978 में। तो इसी में शामिल हो जाते हैं कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। तो यही समिति 1979 में क्या करती है, समझ में ना, 1979 में जो टिहरी डैम है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाती है। समझ में आया ना। 1978 में इस समिति का गठन होता है, विद्यासागर नौटियाल को अध्यक्ष बनाया जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़ते हैं किससे, टिहरी बांध विरोध समिति से। 1979 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट दायर करते हैं, ठीक है, क्योंकि टिहरी डैम जो है ये बोलते हैं कि जो आपका, ठीक है, बिल्कुल भूकंपित जोन पे जाती है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं टिहरी डैम को लेके मैंने बताया भी था क्वेश्चन। 1949 में यूपी सरकार ने परिकल्पना रखी, 1962 में यूपी सरकार की जो सिंचाई विभाग था वो रिसर्च करने आया, और 1972 में जो है हमारे चौथे योजना आयोग ने स्वीकृति दी, और 1978 में यूपी के सिंचाई विभाग ने काम करना शुरू किया, और 1988 में टीएचडीसी की स्थापना हुई, और 1989 में टीएचडीसी ने जो है टिहरी जो डैम है उसका जो कार्य है खुद लेना जो है एक्सेप्ट किया था, ठीक है। टीएचडीसी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1988 में, और इसने टिहरी डैम का जो कार्य लेना शुरू किया भारत सरकार ने 1989 में दिया। इससे पहले कौन करता था, 1978 से 1989 तक यूपी का सिंचाई विभाग। तो 1989 में भारत सरकार ने टीएचडीसी की स्थापना की 1988 में, और 1988 से 89 से अब तक टिहरी बांध का जो निर्माण कर रही है वो टीएचडीसी कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग जो है, ठीक है, टिहरी डैम को लेके जुड़े। अब टिहरी डैम आगे बढ़ा तो कई किताबों में 1989 दे रखा है, कई किताबों में 1991 दे रखा है, 1991 ही मैंने ज्यादा पढ़ा। तो 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा सीधे टिहरी डैम के पास चले गए, और यहाँ पे इन्होंने 76 डेज का क्या किया, अनशन किया था, आपको याद होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टिहरी डैम को लेके सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन अनशन कब किया, 1991, और कितने दिन का किया, 76 डे का। समझ में आया ना, ये काफी इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है, तो सारी चीजें कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट भी चलना है हमें। इसके बाद देखिएगा जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, इनको 1981 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन ये पहले ऐसे उत्तराखंडी होते हैं जो पद्मश्री लेने से मना कर देते हैं, याद रखेगा। पद्मश्री लेने से मना करने वाले कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, और कब की, 1981। इसके बाद इनको जो दूसरा पुरस्कार मिलता है 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिलता है, कब बताइएगा, 1984 में। समझ में आया ना। इसके बाद इनको जो अगला पुरस्कार मिलता है 1985 में, मुंबई की एक होती है वृक्ष संस्थान, याद रखेगा, ठीक है, वृक्ष संस्थान, उसके द्वारा वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है, मुंबई की वृक्ष मानव संस्थान द्वारा। इसके बाद बच्चों ये जो है 2009 में भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण से नवाजती है, पद्म विभूषण से, सॉरी, पद्म विभूषण से। इन दोनों में आप क्वेश्चन कंफ्यूज होते हो। 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिला, और 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म विभूषण नहीं, पद्म क्या मिला, भूषण मिला। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखिएगा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे रिचर्ड बेकर, ठीक है, क्या था नाम, रिचर्ड बेकर। रिचर्ड बेकर जो थे प्रमुख पर्यावरणविद थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्थान बनाई। क्या बनाई, वृक्ष मानव संस्थान बनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अपनी बीवी बिमला के साथ मिलकर लिखेगा पर्वती नवजीवन मंडल, ठीक है, पर्वती नवजीवन मंडल की स्थापना इन्होंने किसके साथ मिलकर की, अपनी बीवी विमला। तो इनकी बीवी का नाम क्या था, विमला था, याद रखेगा। और रिचर्ड बेकर जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, इनके साथ मिलकर कौन सी संस्था बनाई, वृक्ष मानव संस्था बनाई। तो इस तरीके से जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनका लाइफ टाइम जो है, मतलब उनका कैरियर चला। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, याद रखेगा, ठीक है। तो ठीक है,
देखिएगा हम पढ़ते हैं बहुत फेमस पर्सनालिटी हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा हेडिंग बना लीजिएगा बढ़िया से। जन्म लिखिएगा 25 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919, बुधाड़ी गांव, कहां पड़ता है? पौड़ी में, ठीक है। बुधाड़ी गांव पौड़ी में लिखेगा। देखिएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेमवती नंदन बहुगुणा से, ठीक है। क्यों पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा अब ये जो है 1919 में है, 1937 में देखिएगा ये जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं और यहीं पे पहली बार छात्र नेता का जो है रोल अदा करते हैं, ठीक है, 1937 में। और यहीं से इनको लीडरशिप मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा क्या होते हैं 1957 में, जो पंत जी की सरकार बनी थी उस टाइम पे, तो उस सरकार का एक हिस्सा होते हैं 1957 में, ठीक है, समझ में आना, 1957 में। इसके बाद देखिएगा हेमवती नंदन बहुगुणा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यार मार्कर भी थोड़ा डैमेज हो रहा है तो मैं मार्कर देख लेता हूँ, ठीक है, मार्कर देख लेते हैं, समझ में आना। इसके बाद इनको क्या होता है 1973 का इनका जो सन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस टाइम पे इंदिरा गांधी सरकार ने, याद रखेगा, इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी सरकार ने इनको यूपी का सीएम बना दिया, ठीक है। तो उत्तराखंडी थे जिनको यूपी का सरकार सीएम बनाया गया था, कब? 1973 में इंदिरा गांधी सरकार में। आपको पता होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या कर दी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी, है ना। तो 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगा दी, आर्टिकल 352 आपको पता होगा, ये इंप्लीमेंट कर दिया था इंदिरा गांधी ने। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हेमवती नंदन बहुगुणा की इंदिरा गांधी से थोड़ा अनबन हो गई। तो इस अनबन के चलते जो है इंदिरा गांधी सरकार से इनकी लड़ाई हो गई, तो इन्होंने यूपी सीएम से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, याद रखिएगा, कब? 1973 में। इसके बाद अब ये अगले प्रोजेक्ट की ओर चले। 1979 में इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया, याद रखेगा, किस? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया, याद रखेगा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। कब किया? 1979। इसके बाद इन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर 1984 में, याद रखेगा, ठीक है, एक संघ बनाया जिसका नाम था दलित मजदूर किसान संघ, ठीक है, दलित मजदूर किसान संघ। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको हल्के में मत लेना। पहले तो इन्होंने क्या किया, 1973 में सीएम बने, इंदिरा गांधी सरकार ने बनाया। 1975 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो है इंदिरा सरकार से अनबन हुई, तो सिर्फ 2 साल ये यूपी के सीएम रहे। इसके बाद ये आगे बढ़े, रुके नहीं। 1979 में इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया। उसके बाद आगे चल के चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके चरण आज तक संसद में नहीं पड़े। और संसद का 1 साल में जो मीटिंग होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और प्रत्येक 6 महीने में 1 मीटिंग होना अवश्य है। वैसे संसद के 4 सत्र चलते हैं, लेकिन संसद के साल में 2 मीटिंग होनी जरूरी है, वो भी 6 महीने के अंतराल में। तो 6 महीने से पहले ही चौधरी चरण सिंह जो है वो बेचारे किसी चीज का शिकार हो जाते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। तो चौधरी चरण सिंह से मिलके जो हेमवती नंदन बहुगुणा है वो दलित मजदूर किसान संघ बनाते हैं। अभी प्रधानमंत्रियों के साथ इनके कांटेक्ट है और प्रधानमंत्रियों के साथ मिलके ये संघ बना रहे, तो इंपोर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है। इसके बाद आपको पता होगा कि 1 फरवरी 1973 को, 1 फरवरी 1973 को गढ़वाल विवि और कुमाऊं विवि दोनों की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल विवि का नाम उस टाइम पे गढ़वाल विश्वविद्यालय था, और 1989 में इस गढ़वाल विवि के नाम के आगे हेमवती नंदन बहुगुणा शब्द जोड़ा गया, याद रखिएगा। कब जोड़ा गया? 1989 में। समझ में आना, ये हेमवती नंदन बहुगुणा, आज उसे HNB बोलते हो ना, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, जो श्रीनगर में है, उत्तराखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2009 में उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। उसी विश्वविद्यालय के नाम के आगे उस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1973, और 1989 के आसपास में उसके नाम के आगे क्या जुड़ा? हेमवती नंदन बहुगुणा। इस विश्वविद्यालय की 3 शाखा है, मैंने आपको बता रखी है, 2 पौड़ी में है, 1 टिहरी में है। सारा चीज अपडेट करा चुका हूं आपको मैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपने कार्यकाल में अलग पर्वतीय मंत्रालय की गठन किया था। उत्तराखंड के लिए अलग पर्वतीय मंत्रालय बनाने वाले व्यक्ति ये थे, याद रखेगा। अलग पर्वतीय मंत्रालय बनाने वाले व्यक्ति
हेमवती नंदन बहुगुणा। इसके अलावा इनकी एक बुक है इंडियन नाइज हम, क्या, इंडियन नाइज हम, इनकी एक बुक है इंडियन नाइज हम, इनकी एक बुक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो पर्वती मंत्रालय की इनको इन्होंने स्थापना की, दूसरा इंडियन नाइज हम जो है इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो याद रख लीजिएगा। बारह फरवरी 1912 भौराड़ गांव पौड़ी, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। इनका नाम होता है भक्त दर्शन, क्या होता है, भक्त दर्शन, याद रखेगा। ये भी पूछा जा सकता है, एक साहित्यकार भी थे और राजनीति से भी जुड़े व्यक्ति थे। तो 12 फरवरी 1912 को इनका जो जन्म होता है भौराड़ गांव पौड़ी में होता है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, याद रखेगा, जो भक्त दर्शन होते हैं, जब मैंने अभी आपको बताया कि 14 जनवरी 1921 को जब सरयू में कुली बेगार रजिस्ट्रार जो है बहाए गए, किसमें, सरयू में, तो इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने प्रण ले लिया कि वो जीवन भर जो है खादी पहनेंगे और हमेशा अंग्रेजी वस्त्रों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस आंदोलन के दौरान भक्त दर्शन ने जीवन भर खादी पहनने का निर्णय लिया और अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो वो कौन सा होगा, जो आपका कुली बेगारी आंदोलन था, ठीक है। और इसी तरीके से गांधी जी ने भी किया था। इन्होंने गांधी जी से पहले ही खादी पहनने का निर्णय कर लिया 1921 में। गांधी जी ने तो 1924 में जो कर्नाटक में बेलगांव सम्मेलन हुआ था, गांधी जी भारत कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए उन सारे सम्मेलनों में एकमात्र सम्मेलन जो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इसी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में गांधी जी जो है लगातार विदेशी वस्त्रों का विरोध करते हैं और खुद कोट पहन के जो है भाषण देते हैं। तो तब वहीं पे एक व्यक्ति जो होता है वो गांधी जी से बोलता है कि आप खुद इतने बड़े लीडर होके खुद आप जो है दूसरों को खादी पहनने के लिए प्रमोट कर रहे हैं और आप खुद अंग्रेजी कोट पहन के आ गए। तो इसी बेलगांव सम्मेलन में गांधी जी पहली बार अनाउंस करते हैं कि मैं जिंदगी भर जो है खादी पहनूंगा। तो उसके बाद 1924 के बाद गांधी जी कभी भी कोट पैंट में नहीं दिखे, हमेशा किस में दिखे, एक धोती एक कुर्ते में चले, वही खादी था। तो उसी प्रकार से जो भक्त दर्शन है उन्होंने, याद रखेगा, जो आपका कौन सा आंदोलन है, कुली बेगारी आंदोलन है 13-14 जनवरी 1921 को, जिसकी नेतृत्व किया था, मैंने अभी बताया था, बद्रीदत्त पांडे ने। यहीं पे इन्होंने शपथ ली कि खादी वस्त्र पहनूंगा जिंदगी भर और अंग्रेजों का बहिष्कार करूंगा। इसके बाद देखेगा, ये जो भक्त दर्शन थे, इनकी मुलाकात जब गांधी जी से होती है, समझ में ना, गांधी जी से होती है, तो गांधी जी से मोटिवेट होकर इन्होंने अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द, याद रखेगा, जाति सूचक शब्द हटा दिया था, तभी इनका नाम भक्त दर्शन है, याद रखेगा। तो जैसे मैं हूं, मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट है, तो इन्होंने बिष्ट और सिंह हटा के क्या कर दिया, सिर्फ दिनेश रख दिया, वही वाली बात है। तो इन्होंने अपने नाम के आगे जाति सूचक किससे मोटिवेट होके हटाया, तो गांधी जी से मोटिवेट होके इन्होंने जाति सूचक जो है शब्द हटाया था, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और फेमस है, 1939 में इन्होंने भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर, याद रखेगा, किसके साथ, भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से, ठीक है, लैंसडाउन का पुराना नाम कालो का डांडा था, मैं आपको बता चुका हूं बार बार। और यहीं पे जो है गढ़वाली रेजिमेंट नवंबर 1887 में आई थी, गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, ये वही लैंसडाउन है, याद रखेगा। तो 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन से इन लोगों ने कर्म भूमि नामक समाचार पत्र निकाला था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 12 वर्षों में उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां, याद रखेगा, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां जो है पुस्तक लिखी थी 12 वर्षों में, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां, उत्तराखंड नहीं यार, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ठीक है, 12 वर्षों में लिखी इन्होंने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। इसके अलावा इन्होंने सुमन स्मृति ग्रंथ, ये पूछा गया है यूके SSC में, याद रखेगा, सुमन स्मृति ग्रंथ, मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ, ठीक है। और तीसरा आपका जो है राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये भी लिख रखा है, याद रखेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इन्होंने कर्मभूमि
जो है भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर 1939 में लैंसडाउन से निकाला। उसके अलावा उसके बाद इन्होंने 12 वर्षों में गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां लिखी। उसके अलावा इन्होंने राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ और मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ जो है वो क्या कर रखा है बताइएगा, लिख रखा है। ठीक है, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट टाइम से क्वेश्चन आया था कि सुमन स्मृति ग्रंथ किसने लिखा है, तो डेफिनेटली भक्त दर्शन ने। इन फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है कि मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ किसने लिखा है, ठीक है, वो भी भक्त दर्शन ने। राम तीर्थ सागर आपको पता होगा टिहरी नरेशों के दरबार में थे और विश्व धर्म सम्मेलन में कीर्ति शाह ने इन्हें भाग लेने के लिए कहां भेजा था, जापान भेजा था। राम तीर्थ सागर, ठीक है, इनके नाम पे भी टिहरी डैम का नाम था, वर्तमान में टिहरी डैम का नाम सुमन सागर कर दिया गया है। ठीक है, पहले राम तीर्थ सागर हुआ करता था, याद रखिएगा, सारी चीजें अपडेट रखिएगा। इसके बाद एक और पर्सनैलिटी बची है, अब मैं पढ़ाई देता हूं, हरगोविंद पंत। कौन? हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत याद रखेगा, ठीक है। हरगोविंद पंत जन्म लिखेगा 19 मई 1885। 19 मई 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में, हालांकि 28 दिसंबर को हुई थी, चितई गांव में हुई थी, अल्मोड़ा में। ठीक है, ये वो गोविंद पंत नहीं है, याद रखेगा, ये हरगोविंद पंत है जो साहित्य से भी जुड़े हैं और उससे भी जुड़े हैं। किससे? मतलब नेशनल मूवमेंट से जुड़े हैं। इनका जो पहला प्रयास होता है बहुत फेमस होता है 1928 में। ये कुमाऊं में जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को स्वयं बागेश्वर में हल चला के जो है उस प्रथा को तोड़ा गया 1928 में। ठीक है, बागेश्वर में जो कुलीन ब्राह्मण होते थे, ये भी कुलीन ब्राह्मण थे, तो कुलीन ब्राह्मणों से इन्होंने क्या करा बताइएगा, हल जो तोड़ने की परंपरा है उसको तोड़ा। इसके अलावा देखिएगा, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे, याद लिख दीजिएगा, अल्मोड़ा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसके अलावा इन्हें कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ बोला जाता है, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। तो ये 3-4 इंपोर्टेंट है। इनकी कई पुस्तकें हैं, मंगलसूत्र भी आपने देखा होगा, अंगूर सुना होगा। ठीक है, ये सारी इनकी पुस्तकें याद रखेगा। तो भाई मैं तो थक गया हूं, ठीक है, इतना डाटा कंटेंट याद करना पड़ता है। ठीक है, ये कोई मामूली बात तो है नहीं, सारा डाटा बिल्कुल मैंने आपको टोटल जो भी डाटा था इनके बारे में सब बता दिया है। और काफ़ी बच्चों का मैसेज था कि सर पर्सनैलिटी आप पढ़ा दो, है ना, तो पेपर आने वाले हैं, तो ठीक है, आप जो बोलोगे वही मैं करूँगा यार। बाकी रेगुलर मैंने कहा 1-2 दिन हफ्ते में ये चलेगा, बाकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में जो सार्थक इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्लेलिस्ट में आजकल यार समय ही नहीं मिलता, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं सुबह 8 से 10 बजे जो है अपनी ऑफलाइन क्लास देता हूँ, उसके बाद सीधे आके काम होता है ऑफिस, उसके बाद सीधे अपने काम में बैठ के ऑफिस में 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे बाद फिर टाइम कहाँ मिलता है यार, है ना, फिर आजकल अपना थोड़ा देखना पड़ता है, पढ़ना हो जाता है, फिर उसके बाद 6 बज जाता है, फिर 6 बजे बाद आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार किया, फिर अभी 8:30 बज गया, इसके बाद सीधे अब लग जाएंगे एडिटिंग में, वो में वीडियो डालने में। भैया स्ट्रगल तो पूरा ही लगता है, चाहे व्यू कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब कम है, उसका मतलब ये मत समझना, लेकिन जो स्ट्रगल होता है ना बड़ा भयंकर होता है 1 मैन आर्मी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई टीम नहीं है मेरे पास जो मेरी सपोर्ट भी करे और मुझे शेयर भी करे। ठीक है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ये भी कह दे कि यार हाँ सामने वाले बंदे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, किसी व्यक्ति ने भी नहीं कहा। तो वो चीज़ें मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे ये चाहिए कि यार आप लोग तारीफ करें, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए तो अगर आप लोग कहीं से हो मिठाई लेके जरूर आना यार। जैसे कई बच्चे आए थे अभी मेरे पास मिठाई लेके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यूथ क्लास से, तो अभी और भी आने वाले हैं। तो मैं वो चीज़ें नहीं डालता हूँ कि मिठाई लेके बच्चा आया उसका टैग बनाया और वो कर दिया। मैं एक बच्चे को लाने वाला था मोटिवेट करने के लिए, फिलहाल तो कोर्स कम चल रहा है क्योंकि आप लोगों का बहुत मैसेज आ रहा है कि सर कई बार काम पड़ जाते हैं, आपको भी पता होना चाहिए, है ना, फील्ड वाले हैं। कल मैंने बताया ना ऐसे ही साइड में गया, कल मुझे और जाना है साइड, इतनी दूर जाना है पता ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आओ। अब गाड़ी है, टायर पंचर हो गया, ये हो गया, तो कई समस्याएं हो जाती है रास्ते में, हजारों आदमी मिल जाते हैं क्योंकि क्षेत्र है, सर ये काम कर दो, अब किससे मना करो बताओ, है ना, हो ही जाता है वो। आजकल वैसे भी अब हमारा जो है चंपावत में आचार संहिता लगी थी, इससे पहले जब आप लोग बोल रहे हो कि नहीं आए थे करके, आचार संहिता लगी थी, चुनाव ड्यूटी लग रही थी भाई, समझ लेना, सिर्फ चंपावत से उपचुनाव हुए थे तो आचार संहिता यहाँ थी, बिल्कुल भी सेंसिटिव जोन था, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, कई बार तो रात रात तक बिल्कुल मजबूर हो जाते थे, कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो ये सारी समस्याएं रहती है ना, फिर भी कोई बात नहीं, जितना भी कंटेंट दूंगा
तो उम्मीद है कि वो ही दूंगा कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर करें। बाकी यार मैं तो खाली बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए करूँगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप यकीन करोगे, मैं अपने प्रोफेशन को मद्देनजर करके लग रहा हूँ कि मैंने एडसेंस भी बंद कर रखे हैं। समझ लो ना, कभी कोई कहेगा ना कि पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कर रहे हो तो मैं सीधे दिखा दूंगा मैंने एडसेंस भी बंद कर रखे हैं। मुझे ऑनली ऑन मेहनत चाहिए और मुझे ये चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो बस। मुझे चाहिए कि यार जिस दिन आप लोग मिठाई लेके आओगे ना घर में, उस दिन लगेगा कि यार हाँ मैंने मेहनत की है। तब तक तो फिर यही है कि खाली पढ़ा रहे और हम भी उन्हीं यूट्यूब चैनल की तरह हैं जो और भी हैं, ठीक है। मतलब अपने दिल की बात बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये मत सोचना कि ये वो सो, ये दिल की बात है। आप मेरे से जुड़े हो, मेरे स्टूडेंट हो, कोई मैं आपसे समाबाद ना बैठो ये करो सो करो ये नहीं कह सकता। आपकी लाइफ है, सीरियस रहना पड़ेगा। मेरा कंटेंट भी कम हो सकता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन हाँ हेल्पिंग जरूर हो सकता है। थोड़ा बहुत तो एफर्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। उपसर्ग पढ़के वाली जिसने नहीं देखी होगी देख लेना भाई, बड़ी मेहनत से बनाई है वो वीडियो, है ना। नए बैच के लिए चल रही है तो काफ़ी ढूंढ ढांट के सारी चीज़ करके कंटेंट दे रहा हूँ वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको पसंद आएगा। उसके बाद कल चमोली पार्ट 4 आएगा, ठीक है। कल चमोली में मेहनत करते हैं। परसों आपका जो है जीएस का आएगा। इकोनॉमी रुक रखी है ना, आगे हम पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चले रहें, साथ चले, तो हम लोगों को आगे जाना है बहुत, ठीक है। और सिलेक्शन लेना है इस साल, यही मैं कहूँगा। तो बाकी क्या बोलूँ यार, पता थकाई लग जाती है। तो अब दिन भर थकाई लग जाती है। दिन भर ऐसा भी नहीं है कि बैठे रहो, चलो फिरो ये करो। सुबह कोचिंग पढ़ाओ, अब 2 घंटे पहले पढ़ाओ फिर लिखाओ, तो अप डाउन करते हैं तो थकाई लग जाती है शाम तक। अब शाम को 8:30 बज रखा है आज, अभी के बाद आपको वीडियो मर्ज करनी पड़ेगी। उसके बाद डाउनलोड करते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे बच जाते हैं। फिर 10 साढ़े 10 बजे बाद वही 11:30 12 बजे नींद आती है, फिर वही 5 बजे उठ जाना पड़ता है। तो हेक्टिक डे होता है ना। आप भी थोड़ा समझा करो कि थोड़ा हेक्टिक डे है मेरे पास, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको देता हूँ जो भी देता हूँ। आपके कहने पे मैंने पर्सनालिटी दे रखी है, देखते कितना पसंद करते हो आप लोग, ठीक है। पसंद करोगे तो हफ्ते में 2 दिन पर्सनालिटी कर दूंगा और 1 महीने में पर्सनालिटी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही खींचूंगा, आज 5 खींचे हैं, अगले दिन 5 5 5 करके ही खींचूंगा, ठीक है। तो 5-6 लेक्चरों में 25-30 पर्सनालिटियाँ हो जाएंगी फेमस, तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट डाटा। शुभ रात्रि, और बढ़िया से नोट्स बनाओ और टिक भी करना, ठीक है। मेरे नोट्स से आ जाएगा तो टिक भी करते रहना कि सर आपके यहाँ से आया, यहाँ से आया, और हिंदी से भी आया तो टिक करते रहना उन चीज़ों को, ठीक। आगे पेपर है फॉरेस्ट गार्ड बंदी रक्षक, तो बेस्ट ऑफ लक। कंटेंट है, धीरे धीरे देखते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट के लिए आप कह रहे हो, एक मेरे छात्र है वो यूथ क्लास नैनीताल वाला जो है, उसमें वो करवा रहे हैं, है ना। वो अभी बनबीट अधिकारी है तो वो करवा रहे हैं, परीक्षा वाणी से शुरू कर रहे हैं। तो फिलहाल वो करवा रहे हैं, तो उनसे मैंने कह रखा कि महीने में 2 मैं बनाऊंगा, बाकी आप बनाओ, ठीक है। तो महीने में 2 टेस्ट बनाऊंगा, देखते हैं 100 नंबर का किस लेवल का बनाते हैं। और जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो जुड़े, मैं उनको भी जोड़ता हूँ और अब जो है कुछ बहुत प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। चलिए।